नमस्कार, एफएम न्यूज में हर्ष त्यागी के साथ हैं आप। आज बड़ी बहस में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्वामी सस्पेंस और सियासत की। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सपा का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि मैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं। मेरे पास किसी छोटे या बड़े राजनेता का फोन नहीं आया है। अगर बीजेपी समय पर सतर्क होती और सार्वजनिक मुद्दों पर काम करती तो उन्हें इसका सामना नहीं करना पड़ता। स्वामी प्रसाद का कहना है कि अभी और भी कई विधायक बीजेपी छोड़ देंगे और ऐसा ही नहीं है कि यूपी में झटका सिर्फ बीजेपी को ही लगा है। बीजेपी ने काउंटर अटैक करते हुए अब मुलायम के समधी और फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव को अपनी तरफ शामिल कर लिया है। हरिओम यादव के अलावा आज बीजेपी ने सहारनपुर जनपद के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव को भी अपनी तरफ शामिल किया है। तो इसी उठापटक पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और जब चुनाव सिर पर हो तो ये कहना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेज दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे गए अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रम और सेवा योजन और समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके साथ एक तस्वीर भी शेयर की और लिखा, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का दामन छोड़कर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्वाइनिंग मामले को सीधे अखिलेश यादव देख रहे थे और बातें पर ही हो रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। माना जाता है कि 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का श्रेय पिछड़ी जातियों को जाता है और इस बार अखिलेश यादव हर हाल में पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ मोड़ने में लगे हैं। यही वजह है कि छोटे छोटे दलों से गठबंधन के अलावा उन्होंने पिछड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने का अभियान छेड़ रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी अभियान का हिस्सा हैं। हालांकि बीच में भी नाराजगी देखने को मिली थी। और बता दें कि पिछले दिनों लखनऊ के कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य को जब बोलते वक्त टोका टोकी की गई थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के सामने ही अपनी नाराजगी दिखाते हुए माइक छोड़ दिया था। हालांकि बाद में उन्हें मनाकर वापस भाषण देने के लिए कहा गया था। वहीं दूसरी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य रायबरेली की ऊंचाहार सीट से पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि बहुत कम अंतर से वो चुनाव हारे थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से ये सीट जीतना बेहद मुश्किल है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को अगर ये सीट जीतनी है तो समाजवादी पार्टी से ही वो जीत सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं।
यह कोई पहली बार नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने फैसले से चौंका दिया हो। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बसपा छोड़ी थी तब आखिरी वक्त तक किसी को मालूम नहीं हुआ था कि वो। तो स्वामी सस्पेंस और सियासत की हम बात करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है माफी चाहेंगे योगी कैबिनेट से, और उसके बाद एक के बाद एक विधायकों के जाने का सिलसिला जारी है। और ऐसा सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, वहीं दूसरी तरफ से भी बीजेपी काउंटर अटैक करते हुए औरों को बीजेपी में शामिल कराने का काम कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में नेहा जी। और हमारे साथ सपा प्रवक्ता कृतिनिधि पांडे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ वरिष्ठ कार्यकारी संपादक अनिल मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत नेहा शालिनी दुआ जी आपसे ही करूंगा। नेहा जी, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, अब दारा सिंह और विधायक भी हैं जिन्होंने कई ने पार्टी छोड़ दी है। क्या चल रहा है बीजेपी में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी जो मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने और उनकी बेटी का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है, घंटे भर पहले जी। उन्होंने कहा है कि अभी हम किस दल में जाएंगे इसका हमने कोई निर्णय नहीं करा। नहीं नेहा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 14 जनवरी को वो सपा में जा रहे हैं। नहीं किया कि वो निकल गए हैं पार्टी से या बिल्कुल छोड़ दिया है। और कोई और जो नेता जैसे अखिलेश यादव जी के साथ कल फोटो खिंचवाई और बोला कि अब मैं इनकी पार्टी में सपा में ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मॉर्निंग में उनकी जो डॉटर है उनका ट्वीट आया और साथ साथ अब उनका भी आया है कि अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है, अभी मुझे निर्णय। नेहा जी, मैं आपकी जानकारी अपडेट कर दूं। नेहा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? होता ही है इलेक्शन के टाइम पे, कई लोगों को जब कई बार होता है कि पार्टी निर्णय लेती है कि इस बार आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो कई लोग नाराज हो जाते हैं। नेहा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? इस दल के उधर जाएंगे, ये सब तो अभी देखिए, जब ममता वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ था तो वहां भी देखने को मिला था बहुत सारे। नेहा जी, आप कह रही हैं कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन कुछ ही देर पहले उन्होंने यह बयान दिया है कि 14 जनवरी को वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने उनसे बात नहीं की है। सोचना चाहिए कि टिकट सबको नहीं दिया जाता और पार्टी ऐसे नहीं चलती कि हर किसी को टिकट दिया जाए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए, मुझे लग रहा है जो कैपेबल हो, जिनके अंदर जैसे कार्य करने की क्षमता ज्यादा हो। अब वहाँ कई जगह पे यूपी में लोग कह रहे थे कि हम योगी जी के काम से बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन हम अपने विधायक के काम से संतुष्ट नहीं है। तो बताइए कि ऐसे में नेहा जी, आपको आवाज मिल पा रही है या आप मेरी बात को इग्नोर कर रही हैं? ऐसे निर्णय होते जो कई विधायकों को नहीं पसंद आएंगे, बिल्कुल नेहा जी, लेकिन अगर मेरी हाथ जोड़ के सभी विधायकों से अनुरोध है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मुझे लगता है पार्टी कभी ऐसा नहीं करेगी कि आपको दोबारा टिकट ना दे। तो इसके लिए काम करके दिखाना पड़ता है। तो पीछे सर्वे में ये बहुत चीजें नजर आई कि लोग योगी जी और मोदी जी से बहुत खुश हैं, लेकिन अपने एरिया के विधायक से, कई जगह के विधायकों से परेशान थे। तो ये तो मुझे लगता है हर पार्टी को निर्णय लेने का पूरा हक है कि किसको दोबारा टिकट दी जाए और किसको ना दी जाए। इसमें किसी तरह का मुझे लगता है कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आवाज मिल रही है नेहा जी? नेहा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए मैं दोबारा संपर्क करूंगा, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कृतिनिधि पांडे जी, कृतिनिधि पांडे जी, आपको आवाज मिल पा रही है? कृतिनिधि पांडे जी, क्या चल रहा है आखिरकार? उधर स्वामी प्रसाद मौर्य। आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अभी आवाज मिल पा रही है नेहा जी? हाँ जी, अब आ रही है। नेहा जी, आप कह रही थी कि उन्होंने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो ऐलान कर चुके हैं कि 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, बिल्कुल भी। आप प्लीज चलिए दोबारा से हम दोबारा आपसे संपर्क हम करेंगे, दोबारा हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया है कि वो 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जो मंत्री हैं दारा सिंह, उन्होंने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। और जो कई विधायक हैं उन्होंने भी
बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं बीजेपी काउंटर कर रही है। बीजेपी ने काउंटर करते हुए जो हरिओम यादव हैं, जो मुलायम सिंह यादव के समधी भी हैं, उन्हें आज बीजेपी में शामिल कर लिया है। और बीजेपी ने सहारनपुर जनपद के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव को भी अपनी तरफ शामिल कर लिया है। तो बीजेपी भी उधर काउंटर अटैक कर रही है। और एक बार फिर से मेहमानों के पास चलेंगे। नेहा जी, अब आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया है कि 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और उनका सीधा सा आरोप है कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने उनसे कोई बात नहीं की है। और बीजेपी ने अगर पहले इसका संज्ञान लिया होता तो हालात ना बिगड़ते, यह भी कहना है उनका। जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने एरिया में अगर अच्छा काम कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी को ये निर्णय लेना पड़ता। नहीं, पार्टी ने कहा निर्णय लिया है नेहा शालिनी जी। नेहा जी, वो तो उन्होंने निर्णय लिया है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। वो अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का दुख है पार्टी उन्हें क्यों नहीं बुला रही। देखिए, अगर आपको इतना दुख है तो आपको पार्टी से हटना है। किसने? आप वापस पार्टी में आइए। शिकायतें हर किसी को होती है। जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है तो कई बार शिकायतें होती हैं, हर किसी को होती है। एक परिवार में ही अगर 10 सदस्य हों और 20 सदस्य हों तो वहां पर भी थोड़ी सी जिसे कहते हैं रंजिश आपस में आ जाती है। तो जब इतना बड़ा भाजपा परिवार है कि वहां पर करोड़ों में हमारी मतलब जितने कार्यकर्ता है करोड़ों में है, इतनी बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो सिर्फ भाजपा है पूरी दुनिया में। तो यहाँ अगर थोड़ी बहुत आपसी कुछ मतभेद हो गए तो मुझे लगता है कि उनको आखिर बोलना चाहिए था, पार्टी को बताना चाहिए था कि कहाँ कोई चूक हुई है या कोई गलती हुई है या कोई गलत फहमी। वो तो कह रहे हैं कि पहले से आप लोगों ने संभाला ही नहीं, पहले से आपने इस पर संज्ञान ही नहीं लिया, तभी ये हालात बिगड़े हैं जो उन्हें फैसला लेना पड़ा। तो फिर मैं और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, एक और मंत्री ने आपके इस्तीफा दे दिया है, 4 विधायकों ने दे दिया है। मैं फिर मौर्य जी से ये पूछना चाहूंगी, अगर हमने पहले ध्यान नहीं दिया तो आपको सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे क्यों याद आया कि पार्टी छोड़नी है? थोड़ा उससे चलिए ठीक है, ठीक है, कृतिनिधि पांडे जी के पास चलते हैं। कृतिनिधि पांडे जी, कब आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में, और जो मुलायम सिंह यादव के समधी हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, कौन कहा जा रहा है ये सवाल नहीं है, कौन आ रहा है ये सवाल है। ये भी सवाल है और सबसे उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण एक सवाल है जी। हर्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस्तीफे के पत्र को पढ़िए। पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित की उपेक्षा करती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। ये कहना सांसद मौर्य जी का, ये कहना दारा सिंह चौहान जी का, ये कहना उन तमाम विधायकों का जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। जो बात हम लगातार कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े और दलितों का आरक्षण कर रही है। आज तो याद होगा हर की 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े और दलितों का जो कोटा था वो आरक्षण कर नहीं पाया। और ये तमाम मिनिस्टर जो लगातार इस बात को सरकार के अंदर उठा रहे थे, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़े और दलितों का आरक्षण लेंगे। पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनने वालों को अब जनता सत्ता छीनने जा रही है। जनता सत्ता छीनने के लिए तैयार बैठी है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और यही कारण है कि बड़ी तादाद, अभी तो एक टेलर है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है, अभी कई मंत्री है लाइन में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार छोड़ेंगे और समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे। ये याद रखिएगा हर जी। मैं आ रहा हूं नेहा जी, आ रहा हूं आपसे कि बहुत से लोग अभी लाइन में हैं और जो नेहा जी कह रही है टिकट कट रहा है इसलिए लोग भाग रहे हैं, तो कोई सूची जारी कर देना कि इनका टिकट कटने वाला इसलिए लोग समाजवादी पार्टी जा रहे हैं। तो कृतिनिधि पांडे जी, बीजेपी जिनके टिकट काटेगी उन्हें आप टिकट देंगे क्या, जो आप सूची मांग रहे हैं? नहीं, मैं इससे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जो मूल मुद्दा है उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। ये दलितों, पिछड़े, शोषितों, वंचितों का जो टोटल हुआ 5 साल, उसके सवाल पे जो लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, नेहा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। गुमराह करना चाहते हैं। सच्चाई यही है कि इनकी सरकार ने पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का। चलिए ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। नेहा जी के पास जाने से पहले अनिल जी, जो कृतिनिधि पांडे जी कह रहे हैं कि चाहे दारा सिंह हो और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अपने पत्र में कह रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों की अनदेखी हुई है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा है,
और जो पत्र लिखे जा रहे हैं सब में सेम ही जो है सब मुद्दे लिखे जा रहे हैं। क्या इत्तेफाक रखते हैं आपकी जो मुद्दे अब ये नेता गिना रहे हैं पिछले 5 साल सत्ता में रहने के बाद, क्या वाकई में इन मुद्दों की वजह से ये बीजेपी छोड़ रहे हैं? देखिए, ये राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टियों के ये जो नेता है, ये अपनी फायदे की चीजें केवल देखते हैं, सुनते हैं और उस पर बोलते हैं। जी। तो ये तो मौके और समय की बात होती है, कब किसके मौके पे कहाँ अच्छी बात है तो उसको अपने ढंग से देखेंगे, कहाँ बुरी बात है उसको इग्नोर कर जाएंगे। जी। तो यही स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं बीजेपी की जो प्रवक्ता है उनको भी अभी जवाब देना चाह रहा था, लेकिन अभी क्योंकि सपा के प्रवक्ता नेता बोल रहे थे तो उनको बताना चाहता हूँ कि वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो पिछले चुनाव के ठीक पहले बसपा छोड़कर वो भाजपा में ज्वाइन हो रहे थे, तो उन्होंने सपा के बारे में क्या क्या बातें कही थी। नहीं, इनके संज्ञान में नहीं है, पूरी तरह से संज्ञान में है। और वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जिन्होंने सपा को इतने अच्छे शब्दों में नवाजा था, आज उसी सपा में वो ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। तो इन राजनीतिक पार्टियों से या इनके नेताओं का अब कोई सिद्धांत या आचार विचार रह नहीं गया है। ये केवल और केवल सत्ता कुर्सी के करीब पहुंचने के लिए साम दाम दंड भेद जितना भी प्रयोग कर सकते हैं वो करते हैं। स्वामी प्रसाद, सबसे पहला प्रश्न उठता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। 5 साल से उस सत्ता में चिपके रहे, अब जब चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है तब उनको समझ में आता है कि सरकार पिछड़े दलित शोषित वंचितों के खिलाफ काम कर रही है, उनके हित में नहीं कर रही है। आखिर यही चीज उनको 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं समझ में आए? तो एक तो प्रश्न स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, इस तरह के जितने भी नेता है तो कोई भी पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका अर्थ जनता को समझना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आज भाजपा को छोड़कर ये स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं तो ये उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब अन्य पार्टी को छोड़कर भाजपा में आए थे तो उनका स्वागत किया गया था। आप पिछले 8 सालों की राजनीति का दौर देखें तो लगभग देश की लगभग सभी पार्टियों के नेता छोड़कर केवल एक जगह जाते थे, वो थी भारतीय जनता पार्टी। तब उनका स्वागत किया जाता था। यहाँ तक कहा जाता था कि इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिसमें कोई भी किसी भी तरह का दागी हो, अपराधी हो, आरोपी हो, वो जब जाता है तो उसको धुल के साफ हो। तो अनिल जी, अब ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक दलों ने वो वॉशिंग मशीन खरीद ली है जो बीजेपी के पास थी, अब सब वॉश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा था। अभी तक बीजेपी इस चीज को अपने एक विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाती थी कि देखिए हम राष्ट्रवाद या देश के विकास या देश को इस कदर स्थान पर ले जा रहे हैं कि जो अच्छे नेता हैं या जो देश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं सब अपनी पार्टियां छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ था, अगर याद हो तो वहाँ का सीन देखिए कि टीएमसी के सारे नेता छोड़कर लगभग चले गए थे, लेकिन टीएमसी के चुनाव रिजल्ट के बाद जिस तरह से अदला बदली का दौर शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश चुनाव भी शुरू भी नहीं हुआ ठीक से, जिस तरह से भाजपा छोड़कर लोग अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, कहीं न कहीं भाजपा में एक छटपटाहट है। बीजेपी कहीं न कहीं चीजों को लेकर परेशान हो रही है, क्योंकि बीजेपी का और बीजेपी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं मॉरल डाउन होता है। इन्हीं चीजों को लेकर पहले वो मॉरल हाई करते थे कि उस पार्टी का नेता, उस पार्टी का ये बड़ा से बड़ा नेता हमारे पार्टी में शामिल हो रहा। अब इनको जवाब देने में दिक्कत होगी कि हमारी पार्टी का नेता हमारी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में क्यों जा रहा। ठीक है नेहा जी। जी हर्ष जी, मैं अभी जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा पार्टी को छोड़ के किसी और में अन्य में ज्वाइन करता है। आप मुझे कोई एक भी ऐसा उदाहरण दे दीजिए। ये जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की आप बात करें, ये दूसरी पार्टी से आए थे। अगर आप ममता दीदी के वहां इलेक्शन की बात करते हैं, टीएमसी के कुछ नेताओं की बात करते हैं, तो वो उनकी पार्टी से हमारी पार्टी में आए थे। हमारी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, मतलब एक भी नेता, कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता का भी मैं दावा कह सकती हूँ कि जो हमारी पार्टी को छोड़ के दूसरी, सुनिए वो पहले कहाँ से आए थे? अरे वो कहाँ से आए थे? अरे आप भाई साहब, आप पहले जान। कृतिनिधि पांडे जी, कृतिनिधि जी बात पूरी हो जाने दीजिए, आ रहा हूँ मैं आपके पास। अनिल जी आ रहा हूँ आपके पास। हर्ष जी, इनसे पूछिए कि हमसे पहले बाबुल सुप्रियो किसमें कहाँ की पार्टी के थे, जरा ये भी बता दें, शायद इनको पता नहीं हो। मैं अपनी पार्टी का दावे से कह सकती हूँ, अभी जो दिल्ली में भी इलेक्शन हुए, मुझे दूसरी पार्टियों से काफी कॉल्स आए कि आप हमारी
लेकिन हमारे सिद्धांत है, और मैं तो अपनी पार्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारी पार्टी के सिद्धांत है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, हमें जरूरत ही नहीं है दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेने की। लेकिन परहेज कभी करते नहीं है नेहा जी, कोई आता है तो परहेज कभी करते नहीं है, सबसे पहले बुलाते हैं। अभी भी कर रहे हैं ना, हरिओम यादव को आपने ले लिया, उधर धर्मेंद्र यादव को आपने ले लिया। आप मुझे ये बताइए कि राजनीति इसे ही कहते हैं ना कि दूसरे आएंगे। अब इन्होंने इनकी वॉशिंग मशीन, तो मान लीजिए ना कि आप भी सभी राजनीतिक दलों जैसे हो, जैसा दूसरा करते हैं वैसे ही आप भी कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं करते। हम अगर ऐसे करते होते तो आज हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं होते। ये लोग हर चीज तो हमारी नकल कर रहे हैं। पहले तो छोटे छोटे दलों से मिलते नहीं थे, सिर्फ इनको अपने ऊपर इतना घमंड था समाजवादी पार्टी को। आज ये छोटे छोटे दलों से किसकी राजनीति चुरा रहे हैं? ये माननीय जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनकी ये रणनीति थी कि छोटे छोटे दलों को उन्होंने वहां पर जोड़ा था यूपी में। चलिए, आपने सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब ले लूं अनिल जी से। अनिल जी जवाब दीजिए। तो ये उतार रहे हैं ना, फिर इनको जी आ रहा हूं नेहा जी, आपके पास दोबारा आ रहा हूं, पहले अनिल जी से जवाब ले लूं। तो आपको आनी थी। कृतिनिधि जी, कृतिनिधि जी, कृतिनिधि जी, अपने नंबर पर अनिल जी। नेहा जी जवाब ले लूं, आपने सवाल पूछा है ना नेहा जी, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले रहा हूं अनिल जी। मैं तो ये कह रही हूँ कि टूटियां ये चुरा के जाएं और बेशरम हमें कहें। बड़ी ठीक है अनिल जी। आप आखिरी मीटर कृतिनिधि जी अपने नंबर पर आ रहा हूं आपके पास, अनिल जी से जवाब लेकर आपके ही पास आ रहा हूं। कृतिनिधि जी, अनिल जी जवाब दीजिए। नहीं नेहा जी, देखिए आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपका ये वक्तव्य बिल्कुल गलत है कि हमारी पार्टी से दूसरे लोग बाहर नहीं गए या कोई भी कार्यकर्ता। मैं एक नहीं सैकड़ों नाम आपको बता दूं, बात सुन लीजिए मेरी। अब आपने अपनी बात कही तो मैं भी कह रहा हूँ। जिस घमंड से, जिस गर्व से आज आप कह रहे हैं भारत बीजेपी नंबर 1 लार्जेस्ट पार्टी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये घमंड नहीं है, घमंड गर्व में फर्क होता है सर। गर्व और घमंड में फर्क होता है सर। आप घमंड, हाँ तो आप घमंड मत कहिए ना, गर्व कहिए। नेहा जी बात पूरी हो जाने दीजिए। गर्व नहीं घमंड है। ये पूरे देश से और विभिन्न पार्टियों से लोगों को इकट्ठा करके ही आज पार्टी आपकी बड़ी पार्टी बनी हुई है, जिस पर आप गर्व कर रही हैं। और इस तरह की बातें आप न करें तो ज्यादा अच्छा है शायद। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये परिपाटी जो शुरू की गई थी वो भाजपा पार्टी के द्वारा ही की गई थी। किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, चुनाव जीतने के लिए उसको अपनी पार्टी में शामिल किया गया। आज पिछले 8 सालों से यही होता चला आ रहा था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब भाजपा से लोग छिटक कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। उसका कारण है कि लोग माहौल देखते हैं, लोग समय देखते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक पार्टी हो या राजनीतिक सत्ता नेता हो, वो केवल और केवल सत्ता के करीब जाने के लिए प्रयास करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, नामों की लिस्ट बहुत बड़ी है। एक कश्मीर का उदाहरण दे दूं, पीडीपी से आपकी पार्टी ने जो समझौता किया था वो केवल और केवल सत्ता पाने के लिए। हाँ, और उसके बाद आप बताइए, उसके बाद उनको छोड़ा भी हमने ही छोड़ा था ना। हम सिद्धांतों से नहीं करते। नहीं, हम सिद्धांतों से वो नहीं करते। हम हमारे सिद्धांत, हमारा सिद्धांत राष्ट्रहित पहले है। हमारा राष्ट्रहित सबसे पहले। हमारा सिद्धांत जो है ना वो राष्ट्रहित है। चलिए ठीक है नेहा जी, रुक जाइए। कृतिनिधि पांडे हमने राम भक्तों के ऊपर गोलियां नहीं चलवाई। नेहा जी कृतिनिधि पांडे की बात पूरी हो जाने दीजिए, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कृतिनिधि पांडे बात पूरी कीजिए। ये स्पष्ट करिए, क्या स्पष्ट करे, बताइए। दोबारा से पूछिए। क्या कह रहे हैं? ये स्पष्ट करिए, क्या पीडीपी राष्ट्रवादी पार्टी है समझौता करती है? पीडीपी राष्ट्रवादी पार्टी थी जिससे आपने ऐलान किया था। एक सेकंड, क्या वो आतंकवादी थे? ऐसा तो नहीं था ना। जब हिंदुस्तान में कोई पार्टी है और वो इलेक्शन लड़ती है तो हम उनके साथ हमने अलायंस किया। हमें जब तक किसी के साथ वर्ता नहीं, भाई साहब एक बात बताइए, जब तक किसी के साथ जुड़ा नहीं जाएगा तब तक उसके बारे में क्या पता कि वो कैसा है कैसा नहीं। जब हम जुड़े तभी पता लगा ना, तभी हम अलग हो गए। लेकिन आज हम ये जानना है कि आप लोग और पीडीपी के बारे में जानती नहीं आप पीडीपी के बारे में आपको पता नहीं। हमने कौन से राम भक्तों को राष्ट्रवादी है। चलिए कृतिनिधि पांडे मेरा आपसे सवाल है। कृतिनिधि पांडे, कश्मीर छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं वापस। कितना फायदा होने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के बाद आपको? कोई फायदा नहीं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, दारा सिंह चौहान जी हो, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि 2022 के चुनाव में पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों, ब्राह्मणों
का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार होगी। लेकिन कृतिनिधि पांडे, अगर 5 साल आपके साथ, मान लीजिए कि अगर आपकी सत्ता आ जाती है और 5 साल बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर ध्यान आता है कि आप लोगों ने तो दलितों और पिछड़ों की बात करी नहीं और फिर वो उठाकर कहीं और चल दिए, फिर क्या होगा जी? अब भविष्य में क्या होगा इससे बहुत चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, दिक्कत तो यही है ना कृतिनिधि पांडे कि जनता की समस्या से समस्या ही किसी राजनीतिक दल को नहीं है। नेता आते जाते रहते हैं अपने हिसाब से। अभी आपको भविष्य की चिंता नहीं है, अभी आपको चिंता है कि सरकार बन जाए हमारी, चाहे जैसे बन जाए। सरकार इसलिए बनाना है कि 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री देना है। सरकार तो हमारी बनी है। कृतिनिधि पांडे, आपकी सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे थे जिनमें बिजली 4 घंटे भी नहीं पहुंचती थी और आज फ्री बिजली की बात करते हैं? सरकार इसलिए बनाना है कि कन्या जी का धन देना है बेटियों को। सरकार इसलिए बनाना जरूरी है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए ठीक है, नेहा जी कुछ कह रही हैं आप? नेहा जी, मैं पांडे साहब को इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये गलत फहमी है तो मुझे लगता है पालनी चाहिए गलत फहमी, लेकिन जनता जो है ना वो भाजपा को ही चुनेगी, क्योंकि काम देखिए उन्होंने, और आपके राज में गुंडा राज भी देखा है, आपकी सरकार को हमारे टाइम का राम राज भी देखा है। तो इसीलिए सब जनता जानती है कि जिन भूमाफियाओं की भूमि, गरीबों की भूमि आपने भूमाफियाओं को दी थी। मैं एंकर से कहूंगी या तो इनको चुप करा लीजिए या मैं चुप हो जाऊं, ऐसे तो एक एक करके कृतिनिधि पांडे, एक एक करके। जी नेहा जी बात पूरी कीजिए। जी मैं पांडे साहब को इतना कहूंगी कि इनकी पार्टी के जो सिद्धांत थे वो ये था कि गरीबों की जमीन भूमाफियाओं को दे दो। हमने भूमाफियाओं से छीन के जमीन गरीबों को वापस की है, हमने भ्रष्टाचार वहां से मिटाया है, हमने ये जो इन्होंने एक परिवारवाद वाली राजनीति कर रखी थी ये हमने वहां बंद की है। आप बताइए जनता जो इतने विकास के काम किए हैं, आप सोचते थे, मैं ये नहीं कह रही कि आपने शिलान्यास जरूर किए पर हमने पूरे करके दिए। तो शिलान्यास करने में और पूरे करने में फर्क होता है भाई साहब, ये समझिए। तो भाजपा जो है जो कहती, चलिए ठीक है नेहा जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आपकी पार्टी छोड़कर जाने से आपको कुछ नुकसान होगा? देखिए मुझे लगता है, आ रहा हूं कृतिनिधि जी, जवाब ले लो, आ रहा हूं आपके पास जी। मुझे लग रहा है कि इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमारे पास केशव मौर्य जी हैं, बहुत सारे ऐसे दलित नेता हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। तो ये तो हर किसी को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो सबको मिलके चलने के लिए होता है, ऐसे नहीं किसी एक जाति के लिए या किसी एक विशेष वर्ग के लिए या किसी एक विशेष समुदाय के लिए। हम सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखते हैं, यही कारण है कि हमारी पार्टी में हर तरह के नेता। चलिए ठीक है कृतिनिधि पांडे, हर धर्म, ठीक है, समय का अभाव है नेहा जी। कृतिनिधि पांडे, देखिए नेहा जी को समझ में नहीं आ रहा, इनके एक प्रवक्ता राजकीय गौरव भाटिया जी, कल उन्होंने लिखा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार है और उस ट्वीट को गौरव भाटिया जी को डिलीट करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि गौरव भाटिया को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो ट्वीट उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में किया था और मैं कह सकता हूँ चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे दारा सिंह चौहान हो, ये पिछड़ों के नेता हैं और समाजवादी पार्टी में अगर ज्वाइन करते हैं तो समाजवादी पार्टी को लाभ होगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। पार्टी सरकार। चलिए ठीक है, अनिल मिश्रा जी आपको क्या लगता है कितना फायदा और कितना नुकसान है बीजेपी और सपा को? नहीं देखिए, फायदा नुकसान तो एक अलग इशू है, मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो कहा गया है ना कि रबड़ को उतना ही खींचिए जितना खींचेगा, तो भाजपा से भी शायद मैं जो समझता हूँ वो गलतियां हो गई। तो उन्होंने अपनी पार्टी को इतना ज्यादा विस्तार दे दिया, उसका भी वही हर्ष अब शुरुआती दौर में दिख रहा है जो कांग्रेस का हुआ। एक समय होता था कि जनता का ही कहना रहता था कांग्रेस छोड़ और कौन, आज वही स्थिति भाजपा ने कर दी है अपनी। अब भाजपा की पार्टी और पार्टी में नेता इतने ज्यादा हो गए हैं कि पार्टी अगर चाहे तो सबको संतुष्ट कर ले तो संभव नहीं है, और एक को संतुष्ट करती है तो 4 नाराज होते हैं। तो भाजपा को ये दिन अभी नहीं आगे और भी देखने पड़ेंगे। तमाम लाइन लगी हुई है लोगों की, लेकिन नुकसान फायदे की बात जहाँ है स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो मैं आज बता दूं उस क्षेत्र के कम से कम 40 से 45 सीटों पर क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का और उनकी अपनी जो टीम है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसको लेकर भाजपा स्वयं में चिंतित है। दिल्ली तक आपको लेकर काफी गहन मंथन चल रहा है कि किस तरह स्टील को इस डैमेज को मैनेज किया जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है
जो उस मैसेज को दबाने का प्रयास भाजपा जरूर कर रही है, क्योंकि राजभर जो एक नेता थे उनका इनके साथ ना आना, अभी पटेल अनुप्रिया पटेल का भी जिस ढंग का वक्तव्य कल आया और आज भी आया, उसको लेकर कहीं न कहीं पार्टी विचलित है। तो इन चीजों को देखते हुए पार्टियां अपने स्तर पर मैनेज करने का प्रयास जरूर करती हैं, लेकिन नेहा जी का ये कहना कि मौर्य के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उन्होंने अपना अच्छा काम नहीं किया था। नेहा जी, अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहे थे तो 5 साल बीजेपी के उनके गले में पट्टा डालकर करियर मंत्री पद देके आपको उनके अपने साथ नहीं बिठाना चाहिए था। तो इस तरह के वक्तव्य मुझे समझता है कि प्रवक्ताओं को नहीं देना चाहिए। हाँ ठीक है, पार्टी से कोई जा रहा है उसको बैलेंस करने की जरूरत है और वो पार्टियां करती है अपने। अभी इलेक्शन से पहले जाने की क्या जरूरत है? मैंने ये कहा है, अगर वो इसका फायदा उठा रहे हैं कि पार्टी को ब्लैकमेल करेंगे तो ये नहीं चलेगा। कोई भी पार्टी से ऊपर कुछ नहीं होता, इसलिए हर किसी नेता को ये सोचना चाहिए कि पार्टी है तो वो है, हम पार्टी से हैं, पार्टी हमसे भी है और हम भी पार्टी से हैं, तो हमें इज्जत करनी चाहिए। नहीं कि 5वें साल में जब इलेक्शन आने वाले हैं तो हम एक महीना पहले या 15 दिन पहले कहें कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ये ब्लैकमेलिंग होती है, ये किसी को नहीं करनी चाहिए। ये मैंने बोला, मैंने ये नहीं कहा कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृतिनिधि पांडे जी और बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वामी सस्पेंस और सियासत पर हमने चर्चा की और चर्चा का निष्कर्ष ये है कि जिस तरह के हालात अभी देखने को मिल रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए और मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद यह दावा कर चुके हैं कि कम से कम 1 दर्जन विधायक बीजेपी छोड़ेंगे। एक मंत्री हैं दारा सिंह, उन्होंने भी अभी इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी माने या ना माने, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।